नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर उपचुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ने लगा है। बैठकों और मंथनों का दौर जारी है। कांग्रेस के लिए कमलनाथ और मुकुल वासनिक ने मोर्चा संभाल लिया है, तो बीजेपी के लिए सरकार और संगठन के पदाधिकारी रणनीति बना रहे हैं। गुरुवार को कमलनाथ ने पार्टी पदाधिकारियों की बैठक ली और उन्हें जीत का फॉर्मूला दिया, लेकिन दूसरी ओर खंडवा लोकसभा सीट पर टिकट को लेकर एक अलग ही लड़ाई, अलग ही संग्राम दिख रहा है। अब सवाल यह है कि मिशन उपचुनाव के लिए इस बार क्या तरीका अपनाएगी कांग्रेस? कांग्रेस की तैयारी क्या है? सवाल यह भी कि क्या कांग्रेस एक बार फिर दमोह मॉडल पर चुनाव लड़ेगी और जीत हासिल कर सकती है, या फिर बीजेपी तगड़ी टक्कर के लिए तैयार है? चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 1000 एकड़ जमीन है, खेती में व्यस्त रहते हैं, तो राजनीति की खेती करो या खेत में खेती करो बराबर। ये कांग्रेस के सीनियर लीडर सज्जन सिंह वर्मा के बोल हैं। सज्जन सिंह वर्मा का ये बयान तब आया जब कांग्रेस प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक और पीसीसी चीफ कमलनाथ पार्टी पदाधिकारियों को बीजेपी के खिलाफ एकजुट रहने के नुस्खे बता रहे थे। दरअसल मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा सीटों और खंडवा लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है, और इसके लिए कमलनाथ और मुकुल वासनिक चुनाव प्रभारियों और दावेदारों के साथ जीत के लिए मंथन कर रहे हैं। इधर खंडवा लोकसभा सीट के सबसे तगड़े दावेदार अरुण यादव का ही विरोध हो गया। असल में कांग्रेस का एक गुट नहीं चाहता कि अरुण यादव को खंडवा से दोबारा टिकट मिले। इसके लिए पार्टी के कई सीनियर नेताओं ने दूसरे नामों की सिफारिश की। इस लिस्ट में कांग्रेस के नजदीकी निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा का भी नाम है। शेरा ने बुधवार को कमलनाथ से मिलकर अपनी पत्नी के लिए टिकट मांगा। हालांकि कांग्रेस प्रभारी मुकुल वासनिक का कहना है कि पार्टी मंथन करने के बाद जिताऊ उम्मीदवार को ही टिकट देगी। कांग्रेस की तैयारी है तीनों विधानसभा के उपचुनाव को लेकर, और लोकसभा उपचुनाव को लेकर भी पूरी तैयारी चल रही है। वर्तमान में क्या स्थिति है, आगे में हमको क्या करने की आवश्यकता है, ये तमाम चीजों पर राय मशवरा करके आगे का रास्ता और तय करेंगे। टिकट के लिए मचे खींचतान के बावजूद कांग्रेस ने उपचुनाव जीतने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। कमलनाथ ने साफ कर दिया कि चुनाव जीतना है तो हवाबाज नेताओं से पार्टी को दूरी बनानी होगी। उन्होंने ये भी माना कि चुनाव के आखिरी 3 दिनों में पार्टी की हार हो जाती है, लिहाजा चुनाव के आखिरी 3 दिनों में कार्यकर्ताओं को जी तोड़ मेहनत करनी होगी। बैठक को संबोधित करते हुए मुकुल वासनिक ने कहा कि खंडवा के जरिए कांग्रेस दिल्ली का रास्ता तय करेगी। कांग्रेस की बैठकों पर बीजेपी सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, अब कांग्रेस के पास बैठक करने के अलावा कुछ बचा नहीं है कि उपचुनाव में कांग्रेस को ठीक ढंग से चंदा मिल सके, इसलिए वो इस तरह की कवायद कर रहे हैं। उन्हें ना चुनाव से मतलब है, ना लोकतंत्र से मतलब है। उन्हें मालूम है कि इन चुनाव में वो बहुत बुरी तरह से हारने वाले हैं। असल में कांग्रेस खंडवा लोकसभा को लिटमस टेस्ट मानकर जोर लगा रही है। कांग्रेस को लगता है कि खंडवा लोकसभा सीट के नतीजे 2024 में होने वाले आम चुनाव की पिक्चर क्लियर कर देंगे। अब सवाल ये उठता है कि उपचुनाव के लिए कमलनाथ ने जो जीत का फॉर्मूला दिया है, पार्टी उस पर कितना अमल कर पाती है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। तो एक लोकसभा और 3 विधानसभा सीट पर उपचुनाव है। तैयारी दोनों ही दल कर रहे हैं, लगातार फोकस हो रहा है। दिल्ली से लौटकर कमलनाथ लगातार मीटिंग कर रहे हैं, जीत के फॉर्मूले के बारे में बात कर रहे हैं। आखिरी के 3 दिन मजबूती से काम करने की बात कही है, बूथ और मंडल स्तर पर कार्यकर्ताओं को मजबूत होने की बात कही है। तो बीजेपी भी लगातार अपने कई मंत्रियों को तैयार करके उसने फील्ड में भेजने की तैयारी कर ली है, प्रभारी बना दिया गया है। और कोशिश ये कि जो गलती दमोह में बीजेपी ने की वो ना दोहराए, और कांग्रेस जो जीत का जोश दमोह में दिखाया था वही बरकरार रहे। बात करेंगे, गोविंद बालू साहब बीजेपी के नेता है, सीनियर लीडर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गोविंद जी, स्वागत है आपका। विक्रांत भूरिया जी, युवा नेता, प्रदेश अध्यक्ष यूथ कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं विक्रांत भूरिया जी कि बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर एक बड़ा बयान ये सामने आया कि लोकतंत्र में खुद को जिंदा रखने के लिए कांग्रेस कुछ ना कुछ तो करेगी। और आपने देखा चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कैसे कहा, विश्वास सारंग जी ने, कि कम से कम चंदा इकट्ठा हो जाए, इसलिए तैयारी हो रही है।
मैं पुनीत जी इसमें यही कहूंगा, जिसके दिमाग में जो होता है वो बोलता है, और चंदे की बात बीजेपी से अच्छा कौन बोल सकता है। इनका जो भी कर्तव्य रहता है वो हमेशा भूलकर चंदे की बात करते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं, पर वो चंदा जहां जाना चाहिए वो कभी पहुंच नहीं पाता है। जहां तक ये कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की इतनी ज्यादा इनको चिंता रहती है, इनकी पार्टी की इनको चिंता नहीं रहती है। और कांग्रेस अगर अपना वर्चस्व बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही होती तो जिस तरह से दमों में इतना ताकत से उन्होंने दम दिखाया था, अभी तो बैकफुट पर खुद बीजेपी है, क्योंकि जहां पूरी तरह से पैसा खर्च करने के बाद, सारे मंत्रियों को लगाने के बाद भी ये दमों का चुनाव नहीं जीत पाए, और बड़ी बड़ी बातें करने के लिए इनके पास समय रहता है, इनके नेताओं के पास समय रहता है। तो ये अपने आप में चीजें बताती, हम सीधे सीधे मिशन मोड में हैं, हम काम करने में विश्वास रखते हैं, और इनका पूरा ध्यान इन उपचुनावों में है कि किस तरह से किसको खरीदा जाए, किसको कितना पैसा दिया जाए। हमारा पूरा उद्देश्य और जो मिशन है और जो गोल है वो अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करना, संगठन को संगठित करना और एक मजबूत संगठन खड़ा करना, जो सिर्फ ये उपचुनाव में काम नहीं करे। आने वाले 2023-2024 चुनाव में ये जो संगठन खड़ा होगा। मीटिंग थी, इतनी बड़ी मीटिंग में अरुण यादव, सचिन यादव नजर नहीं आए। मैं उसमें एक ही चीज कहना चाहूंगा, आज जो बैठक थी, आज सिर्फ दावेदारों की बैठक नहीं थी, आज सिर्फ ब्लॉक अध्यक्षों की बैठक थी, जिला अध्यक्षों की बैठक थी, और इसमें यह प्रयास करा गया कि संगठन में क्या क्या कमियां हैं, किस तरह से मंडल सेक्टर में काम नहीं हो रहा है या फिर जहां कमी पड़ रही है उसको किस तरह से पूरा करा जा सकता है। और जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी तो लगातार बैठकें चल ही रही हैं, व्यक्तिगत रूप से कमलनाथ जी से भी अरुण यादव जी की मुलाकातें चल रही हैं, व्यक्तिगत रूप से दिग्विजय सिंह जी पर आपने जिस तरह से कहा विक्रांत जी, आज दावेदारों की बैठक नहीं थी, लेकिन एक दावेदार तो आ ही गए थे कि कांग्रेस, सुरेंद्र सिंह सेरा, जिन्होंने अपनी पत्नी के लिए टिकट की मांग की। अगर कोई आ जाए तो अगर कोई आ जाए, अगर कोई अपनी बात कमलनाथ जी से सामने रखना चाहे तो बिल्कुल रख सकता है। उसमें तो हमारे बीजेपी जैसा तो सिस्टम ही नहीं है कि अगर कोई अपनी बात रखना चाहे उसको बोला जाएगा कि नहीं, आप संगठन की लाइन से बंधे हो, आप बात नहीं कर सकते। कमलनाथ जी से जिसको मिलना है, संगठन से मुकुल वासनिक जी से जिसको मिलना है, बिल्कुल मुलाकात कर सकते हैं, और लगातार फोन पर भी बाकी लोगों से संपर्क में है। जो मुद्दे की बात है, जिस चीज से बीजेपी डरी हुई है कि अगर संगठन कांग्रेस का मजबूत हो जाएगा, और जिस तरह से दमोह चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन करा है, अगर वैसा प्रदर्शन कांग्रेस ने फिर कर दिया, एक ही तरीका है कि आजादी के पहले भी यही बीजेपी के जो पहले के लोग थे वो फूट डालो राज करो वाली स्थिति में जाते थे। आज भी ये किसी भी तरह से चाहते हैं कि कांग्रेस के नेताओं में फूट डालें, तभी ये चुनाव जीत सकते हैं। नहीं तो कांग्रेस का व्यक्ति अगर संगठित हो जाता है, तो उन्हें दमोह चुनाव में देखा है कि संगठन कांग्रेस को हराना मुमकिन ही नामुमकिन है। चलिए, संगठन स्तर पर भी बीजेपी चुनाव लड़ती है, जरा गोविंद मालू जी से पूछूंगा। एक लंबी फौज आपके यहाँ भी तैयार है ग्राउंड पर जाने के लिए, मंडल स्तर तक, बूथ स्तर तक मंत्रियों को प्रभारी बना दिया गया है, प्रभार दे दिया गया है मालू साहब। अब सवाल ये है कि जो दमोह में गलतियां हुई थी उनसे सीखा है, या फिर अब यहाँ कुछ नई गलतियां होंगी, या फिर वाकई जीत का एक मंत्र दिया जाएगा कार्यकर्ताओं को, यहाँ से कोई जीत की लहर निकलेगी? विजय जी, किसी एक पराजय को लेकर सारे चुनावों को इस नजरिए से नहीं देखा जा सकता। भारतीय जनता पार्टी का मंडल इकाई, बूथ इकाई तक पूरी तरह से चाक चौबंद, पूरी और पूरा उसका जो गठन है पूर्ण हो चुका है, वो पूरी सक्रिय है इकाई हमारी, और हम तो उसी इकाई के भरोसे, हमारे कार्यकर्ताओं के भरोसे और जनता के विश्वास को जो हमने अर्जित किया है, कांग्रेस कहती खरीद फरोख्त, हम कहते अर्जित किया विश्वास, हम उस विश्वास के सहारे जनता के बीच में जाते हैं। और विश्वास काहे से पैदा होता है? हमारे कामों से, और हम कामों को लेकर जनता से आंखें चार करते हैं, आंखें चुराते नहीं हैं। इनके यहाँ पर संगठन कैसे चलता है ये सबको मालूम है। कमलनाथ जी को जब से मध्य प्रदेश कांग्रेस की फ्रेंचाइजी मिली, तब से उन्होंने कितनी बार संगठन को फिर से री ओवरऑयलिंग की, या उसको रिकंस्ट्रक्ट किया, या उसमें री इन्वेंट कुछ किया हो, ऐसा नहीं लगता है। वर्षों से चले आ रहे हैं ऐसे कैसे ही पदाधिकारी, ऐसे कैसे ही मंडलम और वार्ड की तो बात छोड़िए, विधानसभा क्षेत्र, ये सब इनका तो 25-25, 15-15 साल से जिलों में वही के वही लोग काबिज हैं। संगठन का कोई मतलब कांग्रेस के लिए, कांग्रेस तो शुरुआत से हम सारी दुनिया जानती कि 3 दिन का चुनाव लड़ती है। कांग्रेस को संगठन से कोई मतलब नहीं। कांग्रेस को तो पहले बूथ लूटो
और पैसा दो और वोट खरीदो, इसमें विश्वास रहता है। जनता का विश्वास अर्जित करने में उनकी कोई भरोसा रहता नहीं है। एक सवाल मैं आपसे यह कर रहा हूं गोविंद मालू साहब, क्योंकि ये उपचुनाव अब थोड़ा अलग हो जाएगा, क्योंकि लगातार माफिया, शराब माफिया, रेत माफिया, खनन माफिया, मिलावट माफिया, उसके बाद कोरोना में जो नए माफिया तैयार हुए, इंजेक्शन माफिया, दवाइयों के माफिया, मेडिकल माफिया, तमाम तरह की चीजें हैं। लोगों की मौत पर सवाल उठे, आंकड़ों पर सवाल उठे। ये चुनाव इतना आसान नहीं है मालू साहब की संगठन स्तर पर और बूथ स्तर पर अब की बार जनता को घर से निकाल कर लाना या जनता को समझाना बहुत मुश्किल है। विजय जी कोई देखिए विजय जी, ये कांग्रेस जिस तरह के हथकंडे अपनाती है, जनता सब समझती, जनता अपने अनुभव से वोट देती है, अपने अनुभव से सरकार के प्रति उसका रुझान होता है, अपने अनुभव से पार्टी के प्रति उसका रुझान होता है। कांग्रेस के चश्मे से न तो देश देख रहा है, न प्रदेश की जनता देख रही, न मतदाता देख रहे हैं। हमने जो काम किए ग्राउंड में जा रहे हैं विक्रांत जी, जरा आप जरा बताइएगा किस तरह की वेव आ रही है। हमारे कार्यकर्ता लगातार सेवा ही संगठन के माध्यम से हम जनता के बीच में रहे, याद दिलाना चाहूंगा, पीड़ा में इन्होंने दो चीजें बोली हैं, उन्होंने दो चीजें बोली हैं कि एक बोला है कि हमारा जो संगठन है, संगठन के दम पर ही जीतते हैं। इनमें सबसे बड़ी चुनौती जो सामने इनके है कि इनका संगठन पूरी तरह से मायूस हो गया है, पूरी तरह से निराश हो गया है। इनके इसमें जो लोग काम करते थे, जो लोग पार्टी का झंडा उठाते थे, जो दरी बिठाते थे, उनको हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया है, और जो लोग कांग्रेस से खरीद कर लाए गए हैं उनको सर पर इनके बिठा दिया गया है। तो कार्यकर्ता इनके साथ अब बिल्कुल नहीं है, वो खुद बहुत मायूस है। और इनमें जबरदस्त, आप देखिए ये 4 चुनाव का नतीजा आने दीजिए, इनमें 2022 में जबरदस्त विस्फोट होने वाला है इनके संगठन में, इनके कार्यकर्ता में, इनकी पार्टी में। दूसरी चीज, इनने जो बात करी कि काम के आधार पर, अरे कौन से काम की बात कर रहे हैं? कोरोना काल में आपने सब लोगों को लावारिस छोड़ दिया, लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया, ना सिलेंडर दिया, ना बिस्तर दिया, ना दवाई दी, ना ऑक्सीजन दिया। तो दिया क्या आपने? क्रेडिट लेने के लिए आप लोग ये जो भयावहता दिखा रहे हैं, लोगों का मनोबल तोड़ने के लिए करते हैं। खुद मेरी बहन जो जिसको इलाज अगर मिल जाता सही समय पर, न तो कोई ऑक्सीजन की कमी रही, आपको शर्म आना चाहिए, और लोग कोई व्यवस्थाओं में कोई कमी रही। बोलने दीजिए ना, सरकार ने एक भी मदद करने के लिए आप किसी को नहीं आए। आज पूरे प्रयास किए, आग लगी हुई है, आग लगी हुई है, पेट्रोल के दाम में आग लगी है, डीजल के दाम में आग लगी है, खाने के तेल में आग लगी हुई है, दूध में आग लगी हुई है, बिजली के बिल इतने जबरदस्त आ रहे हैं कि आदमी करंट से मर रहा है, इतने ज्यादा बुरी हालत हो गई है। कोरोना ने सारे युवाओं की कमर तोड़ दी, बेरोजगारी चरम पर है, जो लोग को मानदेय मिलना चाहिए, सैलरी मिल रही थी, वो सैलरी तक ये सरकार नहीं दे पा रही है। सारा का सारा पैसा विधायकों को खरीद में खर्च कर दिया। तो कौन से काम की आप बात करते हैं? किसी भी तरह से जनता ने जिस, चलिए एक छोटा सा रिएक्शन 20 सेकंड का मैं लूंगा, उसके बाद ब्रेक पर जाऊंगा, आपसे लूंगा मैं रिएक्शन। मालू साहब इन मुद्दों का जवाब कैसे देंगे? चुनाव में विपक्ष तैयार है पूरी तरह? मैंने तो ये कहा कि सरकार ने आर्थिक संसाधनों की कमी, राजस्व की कमी होते हुए भी कोई कमी नहीं आने दी। किसी भी प्रॉपर्टी को नहीं बेचा, कोई ओवरड्राफ्ट नहीं किया। सरकार ने पूरी तरह से मेडिकल सुविधाओं में जितनी भी सुविधाएं चाहिए थी वो सब दी। सरकार ने अन्न दिया, जो गरीबी रेखा के नीचे उनको मुफ्त अनाज भी दिया। इसके अलावा कोरोना काल में लगातार सरकार और हमारे कार्यकर्ता लोगों के बीच में रहे, उनकी सेवा करते रहे। और कांग्रेस के चश्मे, जो कांग्रेस जिस भयावहता को दिखा रही है, बहुत बड़ा ऐसा दृश्य दिखा रही है, लाशें हो गई, ये सब ये जो लोगों का मनोबल तोड़ने का काम केवल कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ट्विटर पर कांग्रेस भयावहता दिखा रही है, जनता ने भयावहता देखी है खुद नहीं रही कांग्रेस, सारे जनता ने। और हम लगातार, और हमारे मुख्यमंत्री जी लोगों से संवाद करते रहे, परिवार से अगर आपके लोग सहभागी रहे। आप इस तरह की बात नहीं करते मालू जी, आप अगर इस तरह के आपके परिवार में किसी के साथ होता, आप इस तरह की बात बिल्कुल नहीं करते मालू जी। तो आप थोड़ी संवेदनाएं रखें। जो लोग चले गए, महामारी क्या, बता दीजिए कितने लोगों को मुआवजा मिल गया? 1 लाख की घोषणा करी, कितने लोगों को मुआवजा मिल गया? आज जो लोग चले गए, इसी मुद्दे पर बात करेंगे। मुद्दे बहुत हैं आपकी बात, और सरकार को भी जनता के बीच पहुंचना है अपने कामों को लेकर। बीजेपी को चुनाव की पूरी तैयारी करना है, जिस तरह से उसने अपने तमाम बड़े मंत्रियों को, नेताओं को और कार्यकर्ताओं को फील्ड में जाने की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि बीजेपी कहती है कि वो एक दिन से चुनाव नहीं लड़ती, वो रोजाना चुनाव की तैयारी करती है। मेरे साथ विक्रांत भुरिया जी भी लगातार बने हुए हैं, गोविंद मालू जी भी हैं। विक्रांत जी,
कई मुद्दे हैं आपके साथ, क्या इन मुद्दों पर, जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि ये गुमराह करने वाले मुद्दे हैं, इससे जनता नहीं मानेगी, नहीं भटकेगी, आप जब फील्ड में जा रहे हैं, यूथ को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, युवा और साथ ही साथ वो लोग जिन्होंने कई तरह की चीजें झेली है, क्या आज उनका विश्वास कांग्रेस की तरफ बढ़ रहा है? बिल्कुल विजय जी, ये बहुत बड़ा परिवर्तन देखने मिल रहा है। मैं पूरे प्रदेश में घूमा हूं और 52 जिले में से 47 जिले में खुद घूमकर आया हूं और मैंने देखा है कि जिस तरह से युवा बेरोजगार घूम रहा है, उनके पास किसी तरह आय का कोई स्रोत नहीं है और जो पद सरकार के पास हैं पर उनको रिक्त पदों को भरा नहीं जा रहा है, तो इसको लेकर युवाओं में जबरदस्त आक्रोश है। और जिस तरह हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश युवाओं का प्रदेश है और यहां पर 60% से ज्यादा युवा है, उनमें जबरदस्त नाराजगी भी है। और जिस तरह से ये बात करते हैं, बार बार शिवराज सिंह चौहान जी बोलते हैं मैं मामा हूं मामा हूं। आज जो नेमावर का कांड हुआ है, जिसमें हमने देखा है कि किस तरह से नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार करा, उनके मौत के घाट उतार दिया गया और उस पर कार्रवाई 40 से 50 दिन इसलिए नहीं हुई क्योंकि उसमें बीजेपी के लोग लिप्त थे। तो महिला सुरक्षा की बात करते हैं जो कि पूरा ढकोसला है। फिर ये बात करते हैं कि माफियाओं पर हम प्रहार कर रहे हैं। कैसे माफियाओं पर प्रहार करोगे जब खुद आबकारी मंत्री के गृह जिले में मंदसौर में लोग नकली शराब से, जहरीली शराब से मौत के घाट उठा दिए गए। तो ये माफियाओं का राज है, यहां कोई मामा नहीं बचा है, सब माफिया बचे हैं। जो शिवराज सिंह चौहान जी बोलते थे कि माफियाओं को 10 फुट नीचे गड्ढे में गाड़ दूंगा, आज ऐसी स्थिति हो गई है कि यहां की जो बेटियां हैं, मध्य प्रदेश की बेटियां हैं, उनको 10 फीट गड्ढे में गाड़ा जा रहा है और उसमें सरकार पूरी तरह से निष्क्रिय है, विफल है। और मैं एक चीज दावे से कहता हूं, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से इनके मंत्री जो ये बड़े बड़े दावे करते हैं कि बहुत बड़ा सुशासन है, बहुत बड़ा, टोटल बंदर बाट हुई है सारे मंत्रालयों की। ट्रांसफर उद्योग में ऐसी 12 बजा रखी है लोगों की कि लाखों रुपए लेने के लिए उनको, इवन आरएसएस के लोगों को दबाव बनाया जा रहा है। और पहली बार देखा गया कि संगठनों की बैठक में यह कहा जाता है मंत्रियों से, थोड़ा कम पैसा लो, थोड़ा कम लोगों को ठगो। तो आप समझ सकते हैं कि नैतिक स्तर बिल्कुल नहीं बचा है, सिर्फ कमाने के लिए ये लोग तैयारी कर रहे हैं। और हाँ, ये सही बात कर रहे हैं, ये चुनाव की तैयारी करते हैं, इसलिए लोगों से चंदा लेते हैं और खुद खा जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि कांग्रेस को हमारी बैठकों की बात कैसे समझ में आती। क्या ये थे वहां? ये सब काम कांग्रेस में होते हैं। ये जो अपने यहाँ की भाषा, अपने यहाँ का प्रक्रिया, अपने यहाँ की पद्धति को हमारे नाम से काल्पनिक तौर पर बताते हैं। देखिए, भ्रष्टाचार और तबादला उद्योग जो कांग्रेस ने चलाया, उन भ्रष्टाचारियों को सीरियल ब्लास्ट कर रही है सरकार लगातार। पिछले 5 दिन में मैं 4 घटनाएं बता सकता हूं जो ईओडब्ल्यू ने और लोकायुक्त ने छापे मारकर और रंगे हाथों पकड़ा है। इनके जिन कर्मचारियों को उन्होंने पैसे देकर और नियुक्ति कराई थी, वो लोग अब छोटी मछलियों को पकड़कर क्या करेंगे साहब? आप बड़ी मछलियों को पकड़कर दिखाया अगर हिम्मत है तो, कि अब 10 फीट नीचे गाड़ दूंगा। छोटी मछलियों को पकड़कर क्या करोगे साहब? चल रहे हैं श्रीमान जी, माफियाओं पर बुलडोजर चल रहे हैं और जिन माफियाओं से आपने पैसे लेकर और उनको मुक्त अरे गरीबों के आशियों पर बुलडोजर चल रहे हैं। किस तरह से आम जनता परेशान है और उनकी दुकानों पर बुलडोजर चल रहे हैं, ये हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ। कांग्रेस के लोगों को टारगेट करा जाता है, जो छोटे कार्यकर्ताओं को टारगेट करा जाता है, आम जनता को टारगेट करा जाता है और जो पैसे नहीं देता उनके यहाँ बुलडोजर चला देते हो। ये भी तो धंधा है, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ये पूरा धंधा चालू कर रखा है लोगों ने। व्यक्तिगत रंग दे रहे हैं और आप लोग वो जानते हैं, लोग गिरफ्तार हो चुके हैं उसमें। मैंने तो किसी जाति की बात ही नहीं करी, मैंने किसी जाति की बात नहीं करी, मैंने बोला आम जनता के बच्चियों को मारा गया। कहां का जातिगत? मैंने जाति की बात ही नहीं करी साहब। कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति ऐसे कांडों में कोई लिप्त नहीं पाया। विधायक जी ने वहां कार्रवाई नहीं होने दी, आप पूछ कर आइए अपने विधायक जी को। और वो जो पीड़ित परिवार से 40 दिन तक मिलने नहीं गए, ऑक्सीजन के अगर हिम्मत है तो रिकॉर्ड अपने विधायक के निकाल कर दिखाइए, आपको पता लग जाएगा कि किसने करवाया कंसंट्रेटर और किसने संरक्षण दिया है। और 40 दिन तक अगर 5 व्यक्ति परिवार के गायब होते हैं, उन पर कार्रवाई पुलिस क्यों नहीं करती? कांग्रेस के लोग काला बाजार। और अगर गलत सवाल यह है कि चुनौतियां आप दोनों के सामने है। हालांकि आप एक पायदान जरूर आगे सोचकर चल रहे हैं कि दमोह उपचुनाव जीता है और कोरोना के पहली लहर के बाद था, तो आपको लगा कि शायद वहां से आपको एक ग्रोथ मिला है। लेकिन सवाल यह है कि आने वाले समय में चुनौतियां कम नहीं है, न सरकार के पास, न बीजेपी के उन कार्यकर्ताओं के पास जिन्हें जनता तक जाना है, क्योंकि जनता ने इस
1.5 साल 2 साल के अंदर कई चीज़ों को झेला है। ऐसे में जनता को भी समझाना सरकार के लिए कम मुश्किल का काम नहीं होगा, और आप लोगों को भी कि आखिर वो आपको वोट क्यों दे, ये भी समझाने में आपको भी ज़रूर मशक्क़त करनी पड़ेगी। चलिए, इसी के साथ फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। नमस्कार।